हेलो नीट एस्पिरेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चे कैसे हैं। आज जिस चैप्टर की ये स्ट्रैटेजी आप देखने जा रहे हैं उस चैप्टर की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर इसमें होने वाले जो प्रोसेसेस हैं या जो मेटाबॉलिक पाथवे हैं वो कॉमन है। और चैप्टर का नाम क्या है? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो इसको इस तरह से मत समझना बच्चों कि खाली प्लांट के अंदर हमें रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म आनी चाहिए, बल्कि जो पाथवेज हैं, जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, दे आर कॉमन इन बैक्टीरिया, इन ह्यूमंस, ऑल द एनिमल्स, ऑल द प्लांट्स। ठीक है। और उनका बेसिक आइडिया कि किस तरह से ये कॉमन है, ये चीज आपको समझ करके चलनी है। तो चलिए स्ट्रेटेजी में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर को ग्रिप करने के लिए सबसे पहले आ जाते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। इंपॉर्टेंट टॉपिक में सबसे पहले देखो, ये पूरा जो रेस्पिरेटरी पाथवे है ना, ये 4 स्टेज का प्रोसेस है, 4 स्टेज प्रोसेस। और वो जो 4 स्टेजेस हैं उनको आप समझिए। सबसे पहले आती है स्टेज फर्स्ट, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। और ये बच्चों कॉमन होती है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। 10 स्टेप एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है ये। इसमें 10 एंजाइम यूज होते हैं और एनसीईआरटी में 2 जगह इसके बारे में डिस्कशन हुआ है। एक एंजाइम में कि मेटाबॉलिक पाथवे किसे कहते हैं, वहां एग्जांपल भी इसी का है, जहां पर आप देखते हैं कि हाउ ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। और 2 पायरुविक एसिड से फिर कहानी आगे बढ़ती है। 2 पायरुविक एसिड के लिए जो स्टेज सेकंड है, जिसको हम बोलते हैं लिंकर रिएक्शन या पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, तो वो 2 बार होता है। एक बार एक पायरुविक एसिड के लिए, एक बार दूसरे पायरुविक एसिड के लिए। अब इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं कि पायरुविक एसिड जो बनेगा उसका फेट क्या होगा। फेट, डेस्टिनी या लक को बोलते हैं। तो फेट ऑफ पायरुविक एसिड ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको बहुत अच्छे से कर करके जाना है कि वो जो पायरुविक एसिड बना, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो क्या होगा। ठीक है। और फिर फर्मेंटेशन से एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे डिफरेंट है, इसका आइडिया हर एक नीट एस्पिरेंट को होना चाहिए। हाउ एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन, आई एम रिपीटिंग, हाउ एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और ये जब आपको मालूम है कई बार कि नीट में जब पहले एआईपीएमटी हुआ करता था तो वहां पर मेंस और एडवांस जैसे 2 स्टेप हुआ करते थे, तो वहां पर डिफरेंस पूछ लिया गया था फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में, हालांकि दोनों की इक्वेशन सेम है। ठीक है। तो वो फर्मेंटेशन पर आ जाता है। फिर जब एरोबिक रेस्पिरेशन में आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाती है स्टेज 3, दैट इज क्रेब्स साइकिल। ये स्टेज 3 है और इसमें भी यही होगा कि पायरुविक एसिड से जो एसिटिक एसिड बनकर के कोएंजाइम ए के साथ जुड़ता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, तो वो किस तरह से पूरी क्रेब्स साइकिल में जाकर के और फिर फॉर्मेशन करेगा। जो जो भी इसके एंड प्रोडक्ट्स हैं, हम जानते हैं कि एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एनएडीएच का फॉर्मेशन होता है। यहां पर एनएडीएच रहेगा, फोटोसिंथेसिस में एनएडीपीएच होता है। ध्यान रखिएगा नीट एस्पिरेंट्स। ऑलराइट। फिर स्टेज 4 पे आ जाते हैं। स्टेज 4 इन दोनों को मिला करके बनती है। जिस तरह से हम फोटोसिंथेसिस में केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को सीखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के चलने से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, प्रोटॉन एटीपी सिंथेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है और तब एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों चीजें स्टेज 4 में आ जाती हैं। स्टेज 4 जिसका नाम होता है बच्चों टर्मिनल ऑक्सीडेशन। क्या नाम होता है? टर्मिनल ऑक्सीडेशन, जिसके 2 पार्ट हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। देन कम्स एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। इन दोनों की एफिशिएंसी पढ़ करके जानी है कि कितने परसेंट ये एफिशिएंट है। इसका मतलब होता है कि जो भी एनर्जी इन दोनों पाथवेज में बनती है उसको कितने परसेंट पार्ट एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है एंड द अदर पार्ट इज डिसिपेटेड और लॉस्ट टू द एनवायरमेंट। देन जब आप रेस्पिरेशन पढ़ें तो फोटोसिंथेसिस का फोटो रेस्पिरेशन भी रिवाइज करें, देखें ये कैसे डिफरेंट है रेस्पिरेशन से। एंड ऑफ कोर्स रेस्पिरेटरी क्वोशंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहां से, ध्यान रखना। आपको दे दी जाएगी वैल्यू कि 0.9 रेस्पिरेटरी क्वोशंट है, तो इसके बारे में बताइए कि किस सबस्ट्रेट के केस में होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट्स, लाइक दिस। ठीक है। अब इन इंपॉर्टेंट टॉपिक में से बच्चों देखिए इजी टॉपिक्स कौन कौन से हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस, फिर
ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, क्योंकि ये जो बच्चे याद कर लेते तो कभी भूलते नहीं है इनको, फर्मेंटेशन एंड फोटो रेस्पिरेशन, दीज आर द मेटाबॉलिक पाथवेज जो इजी हैं, क्योंकि एक बार आप इसकी साइकिल बनाना सीख लेते हैं। जैसे क्रेब साइकिल का मैं हिंट देता हूं आपको कि क्रेब साइकिल में बच्चों 2 स्टेप्स पर डी कार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 रिलीज होती है। ठीक है, याद रखिएगा इन स्टेप्स को कौन से हैं वो। और 4 स्टेप्स पर बच्चों डिहाइड्रोजनेशन होता है। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन रिलीज होगी और वो हाइड्रोजन जो निकलेगी तो वो कहां जाएगी, ये ध्यान रखना होता है। इस तरह से मेटाबॉलिक पाथवे याद होते हैं। देखिए, हार्ड वर्क इन स्मार्ट मैनर, मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को हार्ड वर्क करना है। डॉक्टर्स आर वेरी वेरी स्मार्ट बट दे आर हार्ड वर्किंग। तो आप अगर अभी से देखिए, तैयारी करने का मतलब ये है कि मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए क्या आप तैयार हैं, क्या आप हार्ड वर्क स्मार्ट वे में करना जानते हैं। ना अकेला हार्ड वर्क काम में आएगा, ना अकेला स्मार्ट वर्क काम में आएगा। काम में आएगा क्या, हार्ड वर्क इन स्मार्ट मैनर। ऑलराइट, देन ऑफ कोर्स फोटो रेस्पिरेशन, इसको भी इजी टॉपिक्स में रखा गया है। अब मूव करते हैं डिफिकल्ट टॉपिक्स इस चैप्टर के कौन कौन से हैं। डिफिकल्ट टॉपिक में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये स्टेज 4 जिसे टर्मिनल ऑक्सीडेशन बोलते हैं। देन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, कि कब कब प्लांट के अंदर ये होगा और कब कब नहीं होगा। जैसे अक्सर हम जानते हैं कि ग्रीन प्लांट पार्ट्स दे आर डेस्टाइंड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड नॉन ग्रीन प्लांट पार्ट्स दे आर डेस्टाइंड फॉर रेस्पिरेशन। देन रेस्पिरेटरी कोशेंट, कब ये यूनिटी के बराबर होगा, कब यूनिटी से कम होगा, कब 0 होगा, कब यूनिटी से बड़ा होगा, ये ध्यान रखना है। एंड ऑफ कोर्स सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट, के प्लांट अगर रेस्पिरेशन ना करें तो क्या नुकसान होने वाला है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो प्री रिक्विसाइट्स हैं, बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी आपको आना चाहिए, बायोकेमिस्ट्री जहां पर बायोमोलिक्यूल्स का आपको आइडिया होना चाहिए, और साथ साथ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस हमको बताता है कि बायोमोलिक्यूल बन कैसे रहे हैं, ग्लूकोज बन कैसे रहा है, और रेस्पिरेशन हमको ये बता रहा है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है, ऑक्सीडेटिव या विदाउट दैट, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ये दोनों सीखते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी बच्चों, दैट इज प्रीवियस ईयर वेटेज। और आप ये मान करके चलिए कि ऑलमोस्ट 3 to 4 क्वेश्चन हर साल इस चैप्टर से आते रहते हैं। 2023, 2023 एंड 2022 में 3 क्वेश्चन आए, 20 और 21 में 2 क्वेश्चंस, तो एवरेज 10 to 8 to 12 मार्क्स, और यू कैन से एवरेज 12 मार्क्स तो यहाँ से आने ही आने हैं। इवन इन 19 ऑल्सो 3 क्वेश्चंस वर आस्क्ड, तो 3 से 4 सवाल यहाँ से आते हैं। 8 to 12 मार्क्स आपका एवरेज ये चैप्टर दे करके जाता है। ठीक है बच्चों, तो स्ट्रैटेजी को पढ़िए, देखिए, समझिए अच्छे से, और फिर चैप्टर के लिए एक कॉन्सेप्ट मैप बनाइए। कॉन्सेप्ट मैप बहुत जरूरी है। आप सबसे पहले क्या करें, चैप्टर के सारे जितने भी इंडेक्स में टॉपिक्स हैं उनको रख लीजिए। फिर आप देखिए कि कौन से आपके टफ हैं, कौन से इजी हैं। तो इजी वाले तो आपके लिए हमेशा ही आप 100% उसमें रहेंगे। टफ वालों को आपको रिवाइज करना होगा। टफ में भी आपको सारा पार्ट ऐसा नहीं होगा जो नहीं आता होगा, कुछ कुछ चीजें होंगी जिनको आप अपनी रेड बुक में लिख लेंगे। रेड बुक क्या होती है, जहां पर हम अपने वीकनेसेस लिखते हैं, और फिर हम उनको ग्रीन बुक में, जब हम स्ट्रांग हो जाते हैं तो ग्रीन बुक में जाकर के लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।